इंडिया न्यूज के खास शो एक अफसर ऐसा भी में लक्ष्मी सिंह से, जो कि 2000 बैच की आईपीएस अफसर हैं, तेज तर्रार आईपीएस अफसर कही जाती हैं और कुछ अलग करने में भरोसा रखती हैं। लक्ष्मी जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो हम लोग कोविड से शुरू करेंगे, क्योंकि कोविड की बड़ी लड़ाई में आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपके पास कमान थी, और मैं समझता हूं कि इस कोविड की लड़ाई ने बहुत सारे लोगों को पस्त किया, लेकिन आप लोगों ने ये लड़ाई बहुत बढ़िया लड़ी। पुलिस की छवि बहुत अच्छी हुई, और मैं राजधानी में तो रोज ऑफिस आ जा रहा था, मैं देख रहा था कि पुलिस वाले लोगों ने बड़ी लोगों की मदद की जी। तो ये लड़ाई कैसे जो है, कैसे ऑर्गेनाइज किया आपने, कैसे पूरा प्लान किया, जरा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, ये एक अभूतपूर्व सिचुएशन थी। हम लोगों ने अपने पिछले 70 वर्ष के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं देखी थी। और पुलिस वालों ने बड़ी जल्दी से इसकी सीरियसनेस समझी, इसकी गंभीरता को समझा, और उन्होंने अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाया। हम न केवल समाज में सुरक्षा के प्रहरी के तौर पर विकसित हुए, बल्कि भूले बिसरे लोगों को, गली कोनों में फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचाना, समय पर उनको राशन उपलब्ध कराना, यदि उन्हें अस्पताल ले जाना है, हमारी कई पीआरवीज और मोबाइल बहनों ने लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया। तो ये जो रोल रिवर्सल था, पहली बार पुलिस को एक सकारात्मक भूमिका निभाने का मौका मिला, और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मौके को चूकी नहीं। एक से बढ़कर एक उदाहरण सेवा के उन्होंने स्थापित किए, समाज के सामने प्रस्तुत किए। जी, कोई ऐसा स्टांस आपको याद है जब कभी रात को 12-1 बजे आप नींद में, गहरी नींद में रही हो, या उसके बाद 3 बजे 4 बजे, क्योंकि जो रूटीन पुलिस के रहता है, कम से कम वो रात भर चीजों की समीक्षा करने में रहता है, कोई ऐसा टेलीफोन आया हो, कोई ऐसी मदद के लिए सूचना आई हो जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगा हो? जी हाँ, ये जब हमारे अप्रवासी श्रमिक लौट रहे थे, और शुरुआती दिनों पर वो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, और वैसे सरकार ने बाद में उनके लिए तत्काल तुरंत बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, लेकिन उस समय वहाँ रात में फ़ोन आए थे, जिसमें उनको किसी महिला ने फ़ोन किया था कि चलते चलते उसका पति बेहोश होकर गिर गया था, और वो अब अंधेरे में किसी सहायता की बाट जो रही थी। अच्छा। तो ऐसी परिस्थितियों में उसकी लोकेशन लेना, लोकेशन भी नहीं बता पा रही थी। फिर हमने कहा तुम अपना मोबाइल चालू रखना, और मोबाइल की लोकेशन लेके हमारी पीआरवी वहाँ पहुँची, और उसको वहाँ पे उन्होंने तत्काल पास के हमारे आश्रय स्थल तक पहुँचाया। तो वो 3:30 बजे की वो कवायद बहुत आपको आत्मसंतोष देती है, कि जिस महिला को ये भी ना मालूम हो कि वो किस जिले में और कहाँ पर है, और लेकिन उसने कहीं ये नंबर पढ़ा और नंबर सीयूजी का उसने डायल किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जागरूकता, उपलब्धि है निश्चित रूप से। और ये पुलिस का, आपको मैंने कहा ना, सेवा का जो उनका जज्बा है, इससे भी प्रदर्शित होता है। जी, क्योंकि इसके पहले पुलिस को लेके बहुत सारे जो सवाल जवाब ये सब होते रहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने जो है अपनी अवधारणा, अपनी छवि कोविड में मतलब एक प्रतिमान स्थापित कर बहुत बदली। जी। अच्छा लक्ष्मी जी, ये बताइए कि जब आप पढ़ रही थी तो आपके मन में इस सिविल सेवा में आने की कैसे इच्छा हुई? किसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, लोक सेवक बनना है? देखिए, ऐसा कौन सा कैटलिस्ट था? एक यूनिफॉर्म्ड सर्विस का चार्म मुझे बचपन से ही था। अच्छा। मेरी बहुत इच्छा थी कि किसी न किसी यूनिफॉर्म में जाके और देश की सेवा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एक आत्मसंतुष्टि की बात हो जाती है। मेरी माँ बहुत स्वावलंबी महिला रही हैं, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमें जहाँ भी जाए, लेकिन हमारी बेटियों को, वो समाज की अन्य बेटियों को भी शिक्षित करती रहीं। उन्हीं के साथ साथ उन्होंने हम में भी ये संस्कार डाले कि आप जहाँ भी रहें अपने पैरों पर खड़े रहें, किसी पर आश्रित आपको नहीं रहना चाहिए। पिताजी की मंशा थी कि आप पुलिस अफसर बने, और पुलिस अफसर बन के जैसी चीजें हम आम जीवन में देखते हैं, अगर उस तरह की समस्या हम पुलिस में आने के बाद एक की भी रोज पर डे सॉल्व कर पाएं, तो मुझे लगता है कि चैन की नींद सोने के लिए आपको एक मिशन मिल जाता है, एक मैसेज मिल जाता है। पिताजी की इसी बात को मैंने अपने 20 साल के कैरियर में प्रत्येक दिन लागू किया है, और आशा किया है, कोशिश की है कि हम रोज किसी न किसी को कुछ सोल्यूशन अवश्य उपलब्ध करा पाएं, कुछ सहायता उपलब्ध करा पाएं, उसके चेहरे पर कुछ मुस्कान ला पाएं, तो चैन की नींद सोने का अपना आनंद रहता है। आप तो इंजीनियर थी, इंजीनियरिंग करती, अमेरिका चली जाती, फॉरेन चली जाती,
मेरे पास जनरल मोटर्स का एक इनविटेशन था डेट्रॉइट, उनकी बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है वहाँ पर, था। हमारे साथ के कुछ साथी इंजीनियर्स वहाँ जाके फिर बाद में जॉब अच्छा, भी किए। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, वो मेरा बाय था। मेरी माता जी का कहना था एक कैरियर ऑप्शन ऑल्टरनेट रहना चाहिए। यूपीएससी की तैयारियों में बहुत समय लगता है, लेकिन मेन पर्पस यही था, मेन पर्पस सिविल सर्विसेज था कि आप आए, समाज ने आपको जो दिया है, आपको अपना वो समाज के प्रति, देश के प्रति वो जो कर्ज है उसको उतारने का मौका आपको मातृभूमि में मिलेगा, अमेरिका में बैठ के नहीं मिलेगा। तो आप जब तैयारी करती थी, अभी बहुत सारे लोग आपका प्रोग्राम देखेंगे, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि नहीं वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा को क्वालिफाई करें, तो ऐसे लोगों को आपकी सलाह, क्योंकि अब बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया है, चीजें बदल गई हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि उनके लिए भी कुछ कहिए, जिससे कि जो तैयारी कर रहे हो वो भी आपसे कुछ एडॉप्ट करें। मुझे उनसे सिर्फ दो ही बात कहनी है। पहली बात यह है कि जो किताबों में पढ़ा है वो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द घट रहा है, रोजाना जो घटित हो रहा है, आप उसको गंभीरता से देखें, उसके एनालिसिस करें और उस पर बहुत सारा डिबेट करें, अपने साथियों के संग करें, अपने परिवारजन में करें, अपने टीचर्स के संग करें। क्योंकि जब आप जितना डिबेट करते हैं, आपको एक ही टॉपिक के, एक ही घटना के बारे में कई पक्ष विपक्ष पता चलते हैं और इसके आधार पर आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है और आप अपनी बात बड़ी सुगमता से लिख पाने में सक्षम होते हैं। और उन सारी चीजों में से कुछ ना कुछ ग्रैस्प भी करते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में बुकिश नॉलेज टेस्ट नहीं होती है। यूपीएससी ये देखता है कि आप किसी टॉपिक को कितने अच्छे से समझे हैं और उसकी क्या एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी मेरी सलाह यह है कि कभी अपने पर डाउट मत करिए। जब मैं परीक्षा की तैयारी करी थी, 1.5 साल लगता है एक परीक्षा देने में, लेकिन डे 1 से मुझे कभी ये विचार नहीं आया कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे माता पिता जब मुझसे पूछते थे, भाई बहन पूछते थे कैसी तैयारी चल रही है, मैं उनको हमेशा ही कहती थी मैंने अपना सब पढ़ा है, आप निश्चिंत रहें, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अपने ऊपर ये आत्मविश्वास आपको खुद रखना पड़ेगा। ये सोसाइटी आपको अपने ऊपर विश्वास करना नहीं सिखा सकती, ये आपको अपने अंदर से सृजित करना पड़ेगा। आत्मविश्वास रखिए, धैर्य रखिए, जो अच्छी मेहनत करता है उसको उसका सफलता का मूल मंत्र जल्दी मिलता है, सफलता भी प्राप्त होती है। तो आपके परिवार में भी कौन कौन है? और अभी माता जी हैं, माता जी हैं हमारी, हैं एक छोटी बहन है, पति हैं, एक बच्ची है, पूरा परिवार है। तो परिवार को समय दे पाती हैं आप? कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मल्टीटास्किंग आप करना नहीं सीखेंगे और अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए उनको अहमियत देते हुए आप समय मनाना नहीं सीखेंगे, तो फिर आपकी लाइफ बड़ी एकांकी हो जाएगी। नहीं, मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा कि कैसे वो जो उनकी शिकायतें होती हैं, आपकी जो व्यस्तता होती है, उस बीच में। देखिए, ये मल्टीटास्किंग मुझे लगता है प्रत्येक महिला करती है। आप जब घर में होते हैं तो आप बेटी भी होते हैं, बहन भी होते हैं, आप माँ भी होते हैं, पत्नी भी होते हैं, आप भाभी और देवरानी भी होते हैं, बहुत सारे रिश्ते आप एक संग निभाते हैं। लेकिन सभी रिश्तों को अगर आप बहुत सीरियसली रिस्पेक्ट देते रहें, सम्मान देते रहें, तो आपकी लाइफ सुगम बनती है। नंबर 2, मैंने देखा है बहुत लोग आते हैं और काम में जुड़ जाते हैं। काम जरूर करिए, बिल्कुल करिए। जैसे हम जब घर में जाते हैं, हमारे पति भी सेवाओं में हैं, हम जब घर जाते हैं, बैठते हैं, तो हम एक दूसरे का काम कभी डिस्कस नहीं करते। हम घर को में काम नहीं ले जाते हैं, और जब हम बैठते हैं तो बड़ी छोटी छोटी, बड़ी साधारण सी बातों पर चर्चा होती है, बड़े छोटे छोटे प्लान बनते हैं। परिवार के संग जो है, जिस भी दिन समय मिल जाता है, हम त्वरित रूप से कोई ना कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। तो यही जो काबिलियत है, एक माँ में गिल्ट फीलिंग जरूर रहती है। आप ऑफिस में आते हैं तो बैक में रहता है कि बच्ची का ये हुआ कि नहीं हुआ। और जब आप परिवार में रहते हैं तो अपने काम के लिए भी आपके मन में बड़ी चिंता रहती है कि ये तो सफर नहीं कर रहा, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है। लेकिन हाँ, आज की व्यस्तताओं में सभी को एक मल्टीटास्किंग जरूर सीखना चाहिए, महिला हो या पुरुष। आपकी लाइफ में ऊर्जा तभी बनी रहेगी जब आप अपने सारे रोलों को बराबर बरामद अहमियत देते चलें। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए, इधर हाल में अगर आप देखें तो महिलाओं पे अपराध को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपने भी लखनऊ में बहुत सारे काम ऐसे किए होंगे जिससे कि महिलाओं पे अपराध को रोका जा सके, लेकिन आपको क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी लगती है? क्या लगता है कि ये अपराध करने वाले लोग, आप देखिए हर दूसरे दिन तीसरे दिन रेप को लेकर चर्चा होती रहती है। आज आप लोगों ने इतने बड़े मिशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके पीछे का कारण ये है कि भाई महिलाओं पे अपराध
हर हाल में रोका जाए। उसके लिए बहुत सख्त कानून बने, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि कहाँ क्या ऐसा हो जिससे कि लोगों की मानसिकता में बदलाव आए? देखिए, अब तक जितने भी अभियान चलते थे वो एक्शन ओरिएंटेड होते थे कि आपको हर डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया गया, आप इतना कर लें, आप इतना कर लें, पुलिस है तो आप इतनी धरपकड़ कर लें, आप इतनी जगह पहुंच लें। इस बार के अभियान में जो हम लोगों ने जोड़ा है वो जन जागरूकता जोड़ा है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध समाज में घटित हो रहा है, वो चाहे घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, उसकी एक सामाजिक स्वीकार्यता आज बन गई है। हम राह चलते अगर हमारी बेटी के संग छेड़छाड़ है और वो शिकायत करती है तो हम उसको बताते हैं कि तुम रास्ता बदल दो, सर नीचे करके चले आओ, भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर के अंदर कहीं किसी का हैरेसमेंट हो रहा है तो घर वालों की वो रहती है ज़्यादातर कि रिश्तेदार है, बात दबा दो, या ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। इसी सामाजिक स्वीकार्यता को तोड़ना ही इस मिशन शक्ति का मेन लक्ष्य है। हमको अपने समाज के कोनों कोनों में सभी बालिकाओं, सभी महिलाओं, सभी बच्चों को ये आश्वस्ति देनी है कि किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट स्वीकार्य नहीं है। ये एक सामाजिक क्राइम है। समाज को एकजुट करके अगर हम इसमें भागीदार नहीं बनाएंगे तो एक तरफा एक्शन से हम इस क्राइम से लड़ नहीं सकते। इसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे अभियान भी शुरू किए, ऑपरेशन मजनू हुआ, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है कि नहीं भाई ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनकी तस्वीरें चौराहे चौराहे पे लगवाएंगे, तो उसमें किस तरह की प्रगति हो रही है? क्योंकि डर भी कायम करना उतना ही आवश्यक है जितना कि लोगों की मानसिकता में बदलाव। तो देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो साइकोलॉजिकल पीयर प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, अब तक क्या होता है, लड़के खड़े हैं और वो क्या करके आ रहे हैं ये घर वालों को मालूम नहीं रहता। इस बार हमने मुहिम चलाई है कि घर वालों को पता रहे कि तुम्हारा लड़का बाहर गया तो उसने ये किया। इसका मकसद क्या है? हम एक परिवार का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुम जो हरकत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उसको पता रहे। जी, ये साइकोलॉजिकल एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जब हम फोटो लगाएंगे तो हम समाज में बेनकाब करेंगे कि ये जो आपके बीच में रह रहा है ये इस प्रकार का एक दुराचारी व्यक्ति है। इसको बाहर करना होगा, इसको सुधारने के लिए आपको भी कवायद करनी पड़ेगी और ये अपराध आगे ना करे इसकी जिम्मेदारी आपके अगल बगल के लोगों को भी लेनी पड़ेगी। इसी से हम इस अभियान को सफलता दे पाएंगे। तो ये अभियान आपने लखनऊ में शुरू कर दिया है कि? जी हाँ, ये पूरे प्रदेश में इस समय चालू है। अच्छा। और अभी तक जन जागरूकता चल रही है। दशहरे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है, ये भी अब दशहरे के बाद इस पर हम लोग अब ऑपरेशन के रूप में जुटेंगे। तो ऑपरेशन कैसे होगा, कैसे पकड़ लेंगे? वो तो इनको आइडेंटिफाई की कवायद चल रही है। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो हम लोग वैसे लोगों को कर रहे हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स घोषित कर दिया है, भगौड़ा घोषित कर दिया है, या वो विभिन्न हेल्पलाइनों में या ऑपरेशन शक्ति मोबाइल के अभियानों में एक से अधिक बार पकड़े गए हैं। अच्छा। मतलब वो एक बार पकड़े गए, उनकी काउंसलिंग की गई, दूसरी बार पकड़े गए, उनका कुछ चालान कर दिया गया, तीसरी बार पकड़े गए, रेपिटेटिव वो ऑफेंडर्स हैं। तो इसका मतलब वो सुधर नहीं रहे हैं, वो सुधर नहीं सकते, सुधर नहीं रहे हैं। तो अब उन पर कुछ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे तत्वों को हम गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर भी करवा रहे हैं। ऐसे ही तत्वों को हम फिर उनकी फोटो भी लगा के और समाज को आगाह करेंगे कि ये व्यक्ति है जो आते जाते महिलाओं को बार बार परेशान करता है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। तो जहाँ जिला बदर करेंगे, जिस जिले में जाएगा वही वहां पे भी यही तो करेगा। देखिए, आदमी जब अपने घर परिवार से दूर हो जाता है तो फिर अपने को सुरक्षित रखने, अपनी रोटी कमाने, इसके चक्कर में आने वाले दिनों में हम एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं जिसके माध्यम से अभी क्या है, हमारे पास सभी अपराधियों का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है। अच्छा। लेकिन हम उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से जगह जगह हम ऐसे उनको मुहैया कराएंगे कि जैसे मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ में बाहर से कोई अगर अपराधी इस तरह का आता है, अच्छा, तो रेड फ्लैग सिग्नल जनरेट करे कि ये है महिला अपराधी, महिलाओं के प्रति अपराध में चिन्हित हुआ है। बहुत ही अच्छा। इसका एक ऐप तैयार किया जा रहा है और उसे जल्दी आने वाले दिनों में हम इसको लॉन्च करवाएंगे कि अगर बाहर से कोई अपराधी जी हाँ, तो वो रेड सिग्नल फ्लैग हो, फिर पुलिस कंट्रोल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में ये फ्लैग जनरेट हो कि साहब देखिए ये फलाने जिले का अपराधी है, लखनऊ में इसने यहाँ प्रवेश किया है, यहाँ इसका मूवमेंट है, तो पुलिस उसका मूवमेंट चेक करती रहेगी कि भाई वो क्या कर रहा है। उससे होता क्या है कि एक फियर फैक्टर आ जाता है, उसको लगता है कि पुलिस को कैसे पता चला, पुलिस हम पर नजर रख रही, तो अगर अपने किसी काम से यहाँ आया भी तो कम से कम अपराध तो नहीं कारित करेगा, जल्द भागेगा। जी। अच्छा, ये बताइए, इतनी व्यस्तताओं के बीच में अपने मन का कुछ काम कर पाती हैं? मैं देख रहा था कि जिस समय आप तैयारी कर रही थी, जिस समय आप सिलेक्शन में थी, वहां पे भी आप बहुत अव्वल थी जी। बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि किताबों का आपको बहुत शौक है,
तो ऐसे कौन कौन से शौक हैं जो आप पूरे कर पाती हैं इस व्यस्तता के बीच में? देखिए, शुरू की नौकरी में शौक पीछे छूट गए। फिर सडनली एक दिन रियलाइज़ हुआ कि हमारी सोच बड़ी नैरो होती जा रही है। इसलिए हमने तय किया कि ज़िंदगी में अगर सकारात्मक ऊर्जा भरनी है, तो किसी न किसी शौक को रखना पड़ेगा। अच्छा। आज की तारीख में हम बहुत पढ़ते हैं, बिना अच्छा। पढ़े सोते नहीं, चाहे जितनी भी रात हो जाए। उसके बाद मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक है, तो हम दोनों माँ बेटियों की अधिकतर शॉपिंग वो पुस्तक भंडार पर होती है और दोनों बगल में बैठ जाते हैं और दोनों, वो अपनी किताब पढ़ेगी, मैं अपनी किताब पढ़ूंगी। बहुत बढ़िया। हम दोनों पेंट करते हैं। अरे वाह। वो अगल बगल के कैनवस पर पेंटिंग होगी, वो अपना पेंट करेंगी, हम अपना पेंट करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मेरठ में वो दंगे हुए थे, जी। और बहुत, और मैंने उसको कवर भी किया था उन दंगों को, मुझे याद है, बहुत कठिन था। 5 दिन तो हम लोग अपने घर नहीं लौटे थे, लेकिन 5 दिन के बाद आप विश्वास करेंगे, मेरी जो सबसे अच्छी पेंटिंग्स हैं, अच्छा, शिव जी की ट्रायोलॉजी की पेंटिंग है, वो उसी समय की है। तो मुझे लगता है कि जब आपका मन बहुत परेशान होता है, तो आप अपने किसी न किसी शौक को अलग से ऊर्जा, तो आपके मन में जितनी नेगेटिविटी होती है वो तुरंत हट जाती है। मुझे बागवानी का बहुत शौक है। मेरी बच्ची रोज मुझसे आग्रह करती है कि मम्मा मेरे लिए मुझे एक चीज़ कोई बना के जरूर खिलाओ। तो मेरा प्रयास रहता है कि सुबह या रात में कहीं भी एक कोई डिश हम बना के उसको जरूर खिला दें, ताकि उसको ये रहे कि हाँ, माँ के हाथ का खाना हमने। तो आपने बागवानी में क्या क्या ऐसा नया लगा दिया इस कोविड काल में? बागवानी में देखिए, हम लोग हमारे घर में गमलों में पूरा हर्ब गार्डन मौजूद है। अरे वाह। और हम आपकी ग्राफ्टिंग करके और छोटे छोटे पेड़ों पर हम 5 तरह के फल अपने उसमें उगा लेते हैं। कमाल है जी। इस समय हमारे फलों में शरीफा सीताफल हो रहा है। हमारे यहाँ वाटर टैंक्स नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के टबों में हमने कमल उगाए हैं और अधिकतर वो कमल खिलते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपको ये सब देख के बड़ी सुकून मिलता है। आप हाथ से किसी चीज को लगाएं और वो आपको पुष्प दे, फल दे, तो उसकी जो प्रसन्नता है वो एकदम नए बच्चे जैसे होनी होती है। अच्छा, ये बताइए मुझे, कॉलेज के समय में बहुत सारे ये होते हैं, दोस्त होते हैं, बंक करके फिल्में देखने चले जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, वो दिन तो शायद इतने यादगार रहते हैं। मैं समझता हूँ आदमी उसको कभी, या कोई आदमी हो या औरत को भी भूलता नहीं। इस मामले में हम बहुत सीधे थे और पढ़ने में बहुत जुटे रहते थे तो पढ़ने के अलावा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन घर, कॉलेज से घर आते थे, घर से कॉलेज आते थे। तो फिल्मों का शौक आपको एकदम है, अब है, और हम लोग अधिकतर फिल्में देखते हैं और साथ बैठ के पूरा परिवार देखता है। और कोशिश करते हैं कि अब तो पिक्चर हॉल बंद है, वरना हम लोग कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं कोई शो कर लें। सिनेमा हॉल में तो बाहुबली देखी थी। अच्छा, सिनेमा हॉल में बाहुबली देखा। हाल के दिनों में हमारे परिवार में हम लोगों को एक्शन मूवीज बहुत पसंद है। अच्छा। थ्रिलर्स बहुत पसंद है, तो काफी सीरीज हम लोग देखते हैं। अच्छा। जी जी। तो किताबें हो गई, फिल्में हो गई, बागवानी हो गई, उसके अलावा जानवर का बहुत शौक है। हमारे घर में शुरू से ही कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पेट रहा है। आज हमारे पास चिड़ियाएं हैं, तोते हैं, अरे वाह, गाय हैं, कुत्ता है हमारा, डॉन नाम है उसका। डॉग। कमाल है। तो इससे भी मुझे लगता है घर का एक वातावरण बड़ा कोजी सा बना रहता है। आपको संबंधों की भी परख इन पेट्स के माध्यम से हो जाती है। आपके श्रीमान जी भी बहुत इम्पोर्टेंट पद पे हैं, हम लोग जानते हैं, बातचीत भी कभी कभी होती है। तो समय का तो बहुत अभाव रहता है। हम लोग बहुत लंबे समय तक साथ साथ नहीं रहे, अलग अलग हेडक्वार्टर्स पर पोस्टिंग रही। आज की तारीख में भी आप फॉर्चुनेट कि हम यहाँ पे बेस्ड हैं और कामों में व्यस्तता रही, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि एक तो, जैसे मैंने कहा, हम काम को घर में डिस्कस नहीं करते। वो क्या काम करते हैं मुझे अखबारों से पता चलता है, मैं क्या काम करती हूँ उनको अखबारों से पता चलता है। हम जब भी साथ रहते हैं बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हम कोई ना कोई रूपरेखा बना लेते हैं कि आज ये करेंगे। बड़ी छोटी सी चीजें हो सकती हैं, आप कहीं हाइकिंग के लिए चले जाएं, कुछ साथ मिलके बैठ के बना लें, सब लोग उसमें अपना कोई मसाला मिर्च डाल दें। बहुत छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन लाइफ में गुणवत्ता बनी रहती है।
और साथ ही साथ हम लोग बिल्कुल अप्रवासी तौर पर हैं। जब भी छुट्टी मिलती है या एक दिन की भी हो तो किसी बाहर चले जाते हैं। जंगल घूमने का हम लोगों को बहुत शौक है। जंगलों में हम लोग बहुत घूमे हैं। कई जगहों पर हम लोगों ने शेर देखे हैं, तरह तरह के अन्य जीव जंतु देखे हैं, तो उससे भी काफी हम लोगों को सुकून मिलता है। नहीं, आपको, आपके परिवार को भी बड़ा पावरफुल परिवार कहा जाता है। अरे हैं? भगवान की कृपा है, भगवान की तो कृपा सारे लोग एक साथ बैठने का मौका मिलता है, सारे एक जगह बिल्कुल, इकट्ठे हो जाएं, काफी क्योंकि सब लोग अलग अलग काम करते हैं। जी जी, सारे लोग व्यस्त हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सब लोग साथ बैठते हैं तो सबसे पहले तो यही डिसाइड होता है कि कहाँ खाना है और क्या बनना है। अच्छा, उसके बाद बच्चे डिसाइड करते हैं कौन सी पिक्चर देखनी है। तो अधिकतर हम लोग कार्टून मूवी ही देखते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए, कोई उसमें गाना वाना भी गाता है, कुछ सुनाता है, कि खाली बस खाना खाने से तो काम चलेगा नहीं? गाना भी होता है, गाना भी होता तो वो है। कौन सुनाता है? लक्ष्मी सिंह सुनाती है कि नहीं सुनाती है? मैं गुनगुनाती हूँ, यस मैं गुनगुनाती हूँ, लेकिन बच्चे गाते हैं। तो कुछ गुनगुना दीजिए कम से कम। आज नहीं। क्योंकि ये जो एक अफसर ऐसा भी है, वो किसी के बारे में जो है, जो अफसर होता है उसके बारे में हर पहलू को बताता है। देखिए, मेरी बेटी मुझे पहचान गई है। वो कहती है कि अगर मम्मा गाना गा रही है इसका मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, और मम्मा चुप है तो इसका मतलब कहीं कोई टेंशन चल रहा है। तो लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई मैडम अगर कुछ गा रही है, गुनगुना रही, तो सब ठीक है, मतलब है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो ये बताइए मुझे कि अभी ऐसे कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे करना है, एज ए अफसर के नाते भी, एज ए महिला के नाते भी? जी हाँ, कौन कौन से ऐसा लगता है कि समाज में बदलाव के लिए अभी और भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो की जाए तो बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है? देखिए, इसमें हम लोगों की अब आगे की जो मंशा है, आज हम लोगों ने सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है। और ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि एक जो पुलिस पब्लिक इंटरफेस है हमारा, वो थाना कटिंग एज लेवल है। थाने पर आके अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है, फरियादी को सुना नहीं गया, या किसी के द्वारा कोई अभद्र भाषा बोल दी गई, या बैठने की जगह नहीं मिली, या घंटों बैठे रहे और किसी ने अटेंड नहीं किया, सुनवाई नहीं हुई। हमारा पहला अपना प्रयास है कि इसको कट किया जाए। हमारा, अगर हम उनकी बात सहानुभूति पूर्वक सुन लें, उनको एक गिलास पानी पिला दें, उनकी बात सुन के त्वरित कार्रवाई के लिए चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दें, कई सारे विभागों से उनको टाई अप करवा दें, समन्वय करवा दें, तो कम से कम एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ, हम थाने पर आए हैं तो हमको सुना भी गया और अच्छे माहौल में इज्जत के साथ सुना गया। हमारा वो विश्वास पैदा करने की ये मुहिम है महिला हेल्प डेस्क नंबर 1। इसके बाद हम सभी, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, हम सभी मिलकर एक महिला चार्टर को भी लागू करेंगे। हमारे यहाँ कई सारे विभाग हैं, महिलाओं की कई तरह की समस्याएं होती हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बारे में या तो उनको अवेयरनेस नहीं है, या लाभार्थी कैसे बनना है उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। कैसे रजिस्टर कराने, बहुत सारी चीजें। इन सारे विभागों का समन्वित रूप से एक महिला चार्टर डेवलप करना हमारी अगली प्राथमिकता होगी। पुलिस विभाग में हमको लगता है तकनीक का इजाफा करते हुए, जैसे अभी हम जब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मेरठ से आए हैं, हमने वहाँ के ट्रेनिंग कॉलेज को ISO सर्टिफाइड करा दिया है। आज की तारीख में वहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हैं कांस्टेबलरी के ट्रेनिंग के लिए, वैसे पूरे देश में किसी इंस्टीट्यूट में उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे वो विकसित हुआ है। हमारी अपनी आज की तारीख में है कि हमारे फील्ड में कार्यरत ऑफिसर्स भी जो हैं, वो तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए एक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में एक स्टैंडर्ड को प्राप्त कर लें। अगर हम वो सिस्टमिक स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर कर ले जाएंगे, सिस्टम को स्टैंडर्ड के रूप में डेवलप कर ले जाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारे ग्रीवांसों का रिग्रेसल ऐसे ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यही आने वाले दिनों में ये आप करेंगी? जी हाँ, जी। चलिए लक्ष्मी जी, हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो पूरे परिवार के साथ मिलेंगे जी, और आपका गुनगुनाना भी सुनेंगे और राजेश्वर जी का गाना भी सुनेंगे, है ना, और कुछ पेंटिंग और कुछ गमले भी देखेंगे जी, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी है जी। किसी भी अफसर के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि वो पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा काम होता है। और शायद एक अफसर ऐसा भी, मैं ऐसे ही लोगों से हम मिलवाने की कोशिश करते हैं जो लोग पॉजिटिव हैं, जो समाज में कुछ हट कर रहे हैं। तो अगले सप्ताह हम फिर किसी नए अफसर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।